हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जहाँ पर हमने कल बात की कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, कौन पर्सन एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए और क्या क्या कंडीशंस हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो। फिर हमने फर्दर ऑन बात की थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर होते हैं आईटीसी को क्लेम करने के लिए। आज हम उसी डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस वे में यूटिलाइज किया जाएगा। पहले इस यूटिलाइजेशन करने का मतलब समझते हैं। देखो, हमें पता है कि जीएसटी के अंदर डिफरेंट टाइप के टैक्स हम देते हैं। सीजीएसटी एक्ट के अंदर सेंट्रल टैक्स देते हैं, फिर हम एसजीएसटी एक्ट के अंदर स्टेट टैक्स देते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स देते हैं, या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी देते हैं, यानी यूटी जीएसटी देते हैं। तो जब हम इतने सारे टाइप के टैक्स दे रहे हैं, यानी जब आपने परचेज़ की होगी तो एक साथ सारे तो नहीं लगे होंगे। अगर आपने जो परचेज़ की होगी, परचेज़ करते हुए आपने इंट्रा स्टेट परचेज़ की होगी, यानी सेम स्टेट से किसी से ख़रीदा होगा, तो उसने आपसे लिया होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर वो यूनियन टेरिटरी होगी तो उसने लिया होगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। और अगर आपने इंटर स्टेट परचेज की होगी, यानी किसी और स्टेट से सामान खरीदा होगा, तो उसने आपसे आईजीएसटी लिया होगा। यानी आपको ने जो इनपुट पर टैक्स है वो ये भी दिया हो सकता है, ये भी कोई भी टैक्स हो सकता है जो आपने अपने इनपुट को परचेज करते हुए दिया होगा। तो जो टैक्स हम इनपुट पर खरीदते हुए देते हैं, क्रेडिट भी उसी का मिलता है। कि आपने अगर सीजीएसटी पे किया है खरीदते हुए, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको, यानी जो आईटीसी है वो भी आपको क्या मिलेगा, सीजीएसटी का ही मिलेगा। आपने आईजीएसटी पे किया है तो आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, वो आईजीएसटी का ही मिलेगा। यानी जो टैक्स दोगे उसी का आपको क्रेडिट मिलता है। अब उस पर्टिकुलर क्रेडिट का, अब आपको मिल गया मान लो सीजीएसटी का क्रेडिट, तो अब ये बात आती है कि सीजीएसटी का क्रेडिट आपको मिला है तो वो आप सिर्फ सीजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हो या बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यानी मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का मतलब हुआ कि जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है किसी भी पर्टिकुलर टैक्स का, उसको आप यूटिलाइज कैसे कैसे कर सकते हो, किस हिसाब से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इस यूज़ को समझने के लिए दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक, आपका सीक्वेंस, यानी जो आपका पर्टिकुलर आपको क्रेडिट मिलेगा उसका यूटिलाइज करने का सीक्वेंस क्या होगा, यानी पहले किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। कि अगर आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले उसको किसके लिए यूज़ किया जाएगा, फिर आप कौन से टैक्स के लिए उसका यूज़ कर सकते हो, यानी सीजीएसटी के को किस इनमें से किसके लिए यूज़ कर सकते हो। यानी जब आउटपुट पर ये पर्टिकुलर टैक्स आपको देने होंगे, आउटपुट पर भी अगर आप इंटर स्टेट बेचोगे तो आपको आईजीएसटी देना होगा, इंट्रा स्टेट बेचोगे तो आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देना होगा। तो जब वो पर्टिकुलर टैक्स देने होंगे तो आप किस पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज़ कर सकते हो, किस हिसाब से करोगे वो। और दूसरा, रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं इसी आईटीसी का यूटिलाइजेशन करने के लिए। पहले सीक्वेंस की बात करते हैं। वैसे तो देखो, रेस्ट्रिक्शंस भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी, बट मेनली एक बार फोकस हम करते हैं सीक्वेंस के ऊपर कि सीक्वेंस क्या होगा उसको यूज़ करने का। फर्स्ट है, अगर आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है वो आईजीएसटी का पड़ा है, यानी आपने जो इनपुट पर टैक्स दिया हुआ है वो आईजीएसटी दिया हुआ है, आपके पास आईजीएसटी का कुछ क्रेडिट पड़ा है, तो उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो देखो, जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है आईजीएसटी की, चलो पहले तो यही बात कर लेते हैं कि जो आपका आईजीएसटी का क्रेडिट होगा वो आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, आप सभी टैक्स के लिए कर सकते हो। यानी आउटपुट पर बनने वाले इनमें से किसी भी टैक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आईजीएसटी के क्रेडिट का यूज़ कर सकते हो। यानी आउटपुट पर इनमें से कोई भी टैक्स देना हो, चाहे आईजीएसटी, चाहे सीजीएसटी, चाहे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, आपके पास अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का पड़ा है तो उसके लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो।
सबसे पहले जो IGST का यूज़ किया जाएगा वो IGST के लिए ही किया जाएगा, यानी आउटपुट पर जो आपका IGST बनता होगा सबसे पहले IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है तो उसके लिए यूज़ होगा। उसके बाद आप बचे हुए तीनों में से किसी का भी यूज़ किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, यानी सबसे पहले IGST फिर इनमें से कोई भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपके पास IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, ITC पड़ा है हमारे पास से 5 लाख का। अब आपको टैक्स देने हैं, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दी हुई है कि आपको आउटपुट पर आपके क्या क्या टैक्स बनते हैं। आपको IGST देना है से 2 लाख, CGST देना है आपको 1.5 लाख, SGST देना है आपको से 2 लाख और UTGST आपको देना है नील। ठीक है, UTGST हमारा हम ये है नहीं, हमने ये लेट कर लिया। तो अभी आपके पास कि आपकी टोटल लायबिलिटी है 5.5 लाख की, इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके पास 5 लाख का। आप इसको कैसे यूज़ करोगे कि आपके पास 5 लाख पड़े हैं, क्योंकि IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले इसका यूज़ होगा IGST के टैक्स को सेट ऑफ करने के लिए, यानी IGST आपका 2 लाख बनता है, वो 2 लाख इसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। अब आपका कोई IGST आपका पे हो गया पूरा। अब आपके पास ITC का क्लेम बच गया 3 लाख का। अब इस 3 लाख को हम किसी भी सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कर लो SGST पूरा कर लो और फिर जो आपका CGST होगा उसका 1 लाख का क्लेम हमें मिल जाएगा, क्योंकि 1 ही लाख बचे हैं हमारे पास, बाकी 50,000 हम पे कर देंगे। या फिर आप क्या करो, पहले CGST का क्लेम ले लो पूरे 1.5 लाख का, उसका 1.5 लाख का क्लेम ले लोगे आप तो आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 1.5 लाख बच जाएंगे। उस 1.5 लाख को यूज़ कर लेंगे हम SGST के लिए और बाकी का SGST पे कर देंगे। यानी IGST का यूज़ आप किसी भी, सबसे पहले IGST के लिए करोगे, उसके बाद अपनी अकॉर्डिंग किसी के लिए भी कर सकते हो। ये किसी के लिए भी क्या किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है ये हम बाद में बात करेंगे, पहले बाकी के सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। दूसरा है हमारा CGST। तो जो CGST है उसका यूज़ सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए किया जा सकता है, एक IGST और दूसरा CGST। रेस्ट्रिक्शन है कि आप CGST का यूज़ ना तो UTGST के लिए कर सकते हो ना ही SGST के लिए कर सकते हो। क्यों? क्योंकि CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ टैक्स, जबकि ये जो UTGST है ये यूनियन टेरिटरी के पास जाएगा और SGST आपका स्टेट के पास जाएगा, उसमें सेंट्रल का रोल नहीं है। इसलिए जो आपके पास CGST का क्रेडिट पड़ा है उसका यूज़ सिर्फ IGST और CGST के लिए हो सकता है, बाकी 2 के लिए नहीं हो सकता। और सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले यूज़ जो किया जाएगा वो IGST का किया जाएगा, यानी IGST का जो आउटपुट टैक्स बनता होगा सबसे पहले CGST के ITC को यूज़ उसको ही सेट ऑफ करने के लिए किया जाएगा, फिर जो बचेगा उसका यूज़ किया जाएगा CGST के लिए। थर्ड है आपका, चलो एक बार इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं एक, कि मान लो क्वेश्चन यही है लेकिन आपके पास जो बैलेंस पड़ा है वो किसका पड़ा है, आपके पास CGST का पड़ा है ITC कितना से 4 लाख। आपके पास ये वाला ITC नहीं है, ये नहीं है, ये मान लिया हमने, हमारे पास सिर्फ CGST का पड़ा है 4 लाख। तो इस 4 लाख का यूज़ सबसे पहले किया जाएगा इस IGST को पे करने के लिए, यानी फिर 2 लाख बच जाएंगे। फिर उस 2 लाख में से हम क्या करेंगे, 1.5 लाख CGST पे कर देंगे, फिर भी हमारे पास 50,000 बच जाएंगे, लेकिन हम इनके लिए उसको यूज़ नहीं करेंगे। वो 50,000 हमारे पास रखा रहेगा, जब फर्दर ऑन हमारा कभी टैक्स हमें पे करना होगा उसका यूज़ हम तब करेंगे। फिर है आपका SGST पे भी सेम रूल अप्लाई होता है कि SGST का यूज़ सबसे पहले होगा IGST को पे करने के लिए और फिर SGST को देने के लिए। जो आपका CGST था वो UTGST और SGST के लिए यूज़ नहीं हो सकता था, ठीक उसी तरीके से आपका जो SGST है वो आपका CGST के लिए यूज़ नहीं हो सकता और UTGST के लिए भी नहीं हो सकता।
प्रोसेस भी यही रहेगी, पहले इसका यूज़ करेंगे IGST के लिए, फिर कुछ बचेगा तो CGST के लिए, सॉरी SGST के लिए। और जो सेम रूल है वो आपका UTGST पे अप्लाई होगा कि इसका यूज़ आप IGST और UTGST के लिए कर सकते हो। सबसे पहले यूज़ IGST के लिए किया जाएगा और फिर UTGST के लिए। और UTGST का यूज़ ना आप SGST के लिए कर सकते हो और ना ही आप CGST के लिए कर सकते हो। सिंपल रूल है, IGST का यूज़ किसी के लिए भी करो, सबसे पहले हर केस में सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी IGST को, और उसके बाद IGST को किसी के लिए भी यूज़ करो और उनके लिए पर्टिकुलर आपके पास क्रेडिट होगा उसी के लिए यूज़ कर सकते हो। वैसे ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं बार बार चेंज होती रहती हैं। पहले हमारी दूसरी थी कि वहाँ पर हम पर्टिकुलर टैक्स को पहले ही करते थे, पहले CGST को, IGST का नंबर फिर आता था। ये डिपार्टमेंट चेंज करता रहता है। एट प्रेजेंट जो है हमारी ये चल रही हैं कि IGST को पहले IGST के लिए, फिर किसी के लिए भी, CGST को पहले IGST के लिए, फिर CGST के लिए, SGST को IGST, फिर SGST और UTGST को भी पहले IGST और फिर UTGST के लिए। जो एक और चीज़ है यहाँ पर वो क्या है कि एक रूल और बना हुआ है कि आप IGST के सेट ऑफ अगर आपके पास IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है तब तक आप इनमें से किसी के भी क्रेडिट का यूज़ नहीं कर सकते। IGST का आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके IGST का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं हो जाता तब तक आप इनका यूज़ नहीं करोगे। एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो, मान लो जो हमारा क्वेश्चन था उसी में बात कर रहे हैं हम कि अगर आपके पास IGST का भी ITC पड़ा है से 1 लाख रुपये, 1 लाख नहीं, चलो 3 लाख पड़ा है, और आपके पास CGST का भी ITC पड़ा है 1 लाख रुपये, तो उस केस में सबसे पहले हम IGST के, देखो वैसे तो CGST का हम ITC यूज़ कर सकते थे CGST के लिए और IGST का IGST के लिए, बट हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस 3 लाख को पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, यानी पहले इसमें से IGST का क्लेम ले लेंगे, फिर भी हमारे पास 1 लाख बच गया, उस 1 लाख को हम क्या करेंगे, CGST के लिए ले लेंगे। फिर जो CGST के बचे हुए 50,000 हैं वो सिर्फ CGST वाले में से क्लेम करेंगे। दोबारा बता रही हूँ, 3 लाख का ITC टोटल था, सबसे पहले उसमें से ITC का ही क्लेम लिया। ITC हमारा, IGST हमारा आउटपुट टैक्स का बनता था 2 लाख, वो हमारा लेने के बाद हमारे पास बच गया 1 लाख, यानी आपके पास IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख का बचा हुआ है, और आपके पास 1 लाख CGST का भी है, यानी 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपए हैं, लेकिन आउटपुट टैक्स आपको सिर्फ 1.5 लाख का देना है CGST। तो हम ये नहीं कर सकते कि पहले CGST वाला 1 लाख ले लेंगे और IGST का 50,000, ये अलाउड नहीं है। आपको पहले पूरा IGST ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप CGST पर जा पाओगे। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों अपनी मर्ज़ी से लेना अलाउड किया है, उसका हमें क्या एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल रहा है। अब मुझे ये पता है कि मुझे SGST भी देना है, और जब तक मेरा IGST ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं CGST का यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास CGST का खुद का क्रेडिट है, SGST का मेरे पास ITC कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अगर एक पर्सन समझदारी वाली काम करेगा तो वो क्या करेगा कि उसके पास IGST का 1 लाख पड़ा है। अब उसे क्या करना पड़ रहा है कि अगर वो क्या कर रहा है, जैसे अभी हमने बात की, IGST का क्लेम उसने पूरा ख़त्म कर दिया, CGST का 1 लाख ले लिया और 50,000 रुपये इसमें से ले लिया। अब CGST का 50,000 पड़ा रहेगा उसके पास, और अब SGST का करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि SGST को सेट ऑफ या तो वो SGST में से कर सकता है या IGST में से। IGST हमने पूरा ख़त्म कर दिया, तब उसे कितने रुपये गवर्नमेंट को जमा करवाने पड़ेंगे, 2 लाख गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे और 50,000 का ITC उसका फ्यूचर के लिए बचेगा। इसकी बजाय अगर वो समझदारी दिखाता है कि CGST का तो उसके ऊपर क्लेम पहले से पड़ा है, वो क्या कर ले, इसका यूज़ SGST के लिए कर ले। तो वो क्या करता, IGST का तो उसका पूरा ख़त्म हो गया, 3 लाख था, 2 लाख का क्लेम ले लिया, 1 लाख बच गया। अब जो यानी IGST का अब कोई भी क्लेम देना नहीं बचा। अब वो क्या कहेगा कि मैं इसका यूज़ किसके लिए करूँगा, SGST के लिए, यानी
1 लाख रुपए जो उसके पास IGST के पड़े हुए हैं उसका वो यूज़ कर लेगा इसको देने के लिए। तो 1 लाख तो कट जाएंगे इसमें से, अब उसे SGST के कितने देने पड़ेंगे? 1 लाख रुपए। फिर बात आई CGST की। अब CGST के लिए IGST नहीं बचा है तो वो क्या करेगा, उसे क्या यूज़ करना पड़ेगा? CGST का ही। CGST में 1 लाख पड़े हैं, लायबिलिटी 1.5 लाख की है, 1 लाख तो कट जाएंगे, 50,000 उसे देने पड़ेंगे, यानी टोटल लायबिलिटी उसे 1.5 लाख की देनी पड़ेगी। वैसे तो देखो यहाँ पर 2 लाख देने पड़ रहे थे तो 50,000 का ITC बच रहा था, लेकिन वो फ्यूचर में कब यूज़ करेंगे, होगा यूज़ नहीं होगा, हम कोशिश तो ये करते हैं ना आज हमें पैसा कम देना पड़े। तो यहाँ पर उसको ये फ़ायदा है कि वो अपने अकॉर्डिंग कि उसके पास किसका क्रेडिट ज़्यादा है किसका कम है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप यूटिलाइज ITC को कर सकता है। तो यूटिलाइजेशन की मैनर यही थी, सीक्वेंस यही था कि आप IGST को पहले IGST के लिए यूज़ करो, फिर किसी के लिए भी करो, और बाकी जो तीनों हैं उनको सबसे पहले IGST के लिए यूज़ किया जाएगा और उसके बाद जो पर्टिकुलर टैक्स होगा उसी के लिए किया जाएगा। फिर दूसरी बात है रेस्ट्रिक्शन की। तो रेस्ट्रिक्शंस 3 हैं, तीनों ही मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली, आप क्या करोगे, जो आप CGST का बैलेंस है उसका यूज़ नहीं कर सकते SGST के लिए और UTGST के लिए। दूसरी रेस्ट्रिक्शन है कि SGST या UTGST का आप यूज़ नहीं कर सकते किसके लिए, एक तो CGST के लिए, और SGST का UTGST के लिए नहीं कर सकते और UTGST का SGST के लिए। और थर्ड रेस्ट्रिक्शन है हमारी कि आप जब तक IGST के बैलेंस को पूरा यूटिलाइज नहीं कर लेते तब तक आप किसी और ITC का यूज़ नहीं कर सकते। यही थी आपकी मैनर एंड सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं वो है टाइम लिमिट अंडर ITC, यानी कि किस एक रजिस्टर्ड पर्सन जो क्या कर रहा है, ITC को क्लेम कर रहा है, तो उसके लिए पास टाइम कितना है। टाइम कितना है मतलब सबसे पहली बात आएगी कि किस टाइम वो इस बात के लिए एलिजिबल हो जाएगा कि वो ITC ले सकता है, यानी टाइम लिमिट टू बिकम एलिजिबल, और दूसरी टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC। देखो जो आपका एलिजिबल होने का मतलब है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस टाइम वो क्या है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, किस टाइम से वो ITC ले पाएगा, और टाइम लिमिट में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम क्या होगा उसके पास ITC को क्लेम करने का, यानी कितने टाइम पीरियड के अंदर वो ले सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल होने की, कि किस टाइम जो है वो पर्टिकुलर सामान के रिगार्डिंग कि उसने किसी कोई इनपुट खरीदा है, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदा हो, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स हो या फिनिश गुड्स हो, कोई भी सामान उसने किसी से खरीदा है और उसके ऊपर उसने टैक्स दिया है, तो वो जो पर्सन ने जो टैक्स दिया है उसको एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कब क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। डिफरेंट सिचुएशंस हैं यहाँ पर। फर्स्ट है, अगर एक पर्सन क्या करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, या फिर वो अप्लाई उसने नहीं भी किया है, वो लायबल हो गया है कि वो क्या करे, GST में रजिस्टर करवाए, यानी थ्रेशहोल्ड लिमिट उसकी क्रॉस हो गई है, या फिर उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है, यानी कोई भी पर्सन जो क्या है अब लायबल है कि वो अपने आप को GST में रजिस्टर करवाए, या फिर उसने अप्लाई कर दिया है, किसी भी केस में उसके लिए वो किस दिन एलिजिबल हो जाएगा ITC के लिए, उस दिन जिस दिन वो GST को के अंडर टैक्स पे करने के लिए लायबल हुआ। यानी मान लो कोई पर्सन क्या है GST में रजिस्टर्ड नहीं था, अब क्या है उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट, उसकी जो टर्नओवर है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गई है, अब उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को GST में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो चाहे उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो चाहे नहीं कर दिया हो,
जिस दिन उसने क्या किया है, जिस दिन वो लायबल हुआ है, जिस दिन उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस हुई है कि अब उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक उसी दिन से वो एलिजिबल हो जाएगा कि जो जो चीज़ें वो परचेज करेगा उनके रिगार्डिंग वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है। दूसरा है इफ़ अ पर्सन टेक वॉल्यूंट्री रजिस्ट्रेशन, यानी कोई पर्सन जो है लॉ के थ्रू लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जीएसटी में, लेकिन उसने अपनी मर्जी से क्या किया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी वॉल्यूंट्री अपनी मर्जी से वो जीएसटी में रजिस्टर हो रहा है, तो उस पर्सन के लिए जिस दिन वो रजिस्टर होगा, यानी द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होगा, उसी दिन से वो क्या कर पाएगा, आईटीसी को क्लेम कर पाएगा, यानी आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। थर्डली है कि अगर एक पर्सन ट्रांसफ़र हो रहा है कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में, यानी कंपोजिशन स्कीम को वो यूज़ कर रहा था, कंपोजिशन स्कीम हमने डिस्कस की थी कि वो क्या कर रहा है, लो रेट पर टैक्स दे रहा है, स्मॉल टैक्स पेयर है, वो अपने कंप्लायंस को पूरा नहीं करेगा। तब हमने बात की थी कि अगर वो उस थ्रेशहोल्ड लिमिट को जो कंपोजिशन स्कीम होल्डर के लिए बताई गई है उसको क्रॉस कर देता है, या कोई भी कंडीशन जो कंपोजिशन स्कीम होल्डर के लिए बनाई गई है उसको तोड़ देता है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में। तो अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जिस दिन वो लायबल होगा कि वो क्या करे, कंपोजिशन स्कीम का यूज़ ना करके नॉर्मल स्कीम के अंदर टैक्स पे करे, यानी नॉर्मल जीएसटी पे करने के लिए जिस दिन वो लायबल होगा उसी दिन से वो एलिजिबल हो जाएगा कि वो क्या करे, आईटीसी को क्लेम करे। यानी अगर कोई पर्सन लायबल है जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए, तो जिस दिन वो लायबल हुआ है जीएसटी पे करने के लिए उस दिन वो एलिजिबल होगा। अगर कोई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है तो जिस दिन वो रजिस्टर होगा उस दिन से वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। और अगर कोई कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफ़र हो रहा है तो जिस दिन वो उसका ये ट्रांसफ़र होगा, यानी वो एलिजिबल होगा कि वो नॉर्मल स्कीम के अंदर टैक्स दे, उसी दिन वो एलिजिबल हो जाएगा आईटीसी को क्लेम करने के लिए। दूसरी बात है आपकी टाइम लिमिट की, कि वो किस टाइम तक आपके आईटीसी को क्लेम कर सकता है। तो टाइम लिमिट के रिगार्डिंग हमारे दो प्रोविज़न हैं, एक जनरल प्रोविज़न यानी जो नॉर्मल केस में अप्लाई होंगे वो प्रोविज़न, और एक है आपकी स्पेशल प्रोविज़न। जो आपके नॉर्मल प्रोविज़न हैं वो स्पेसिफाइड हैं सेक्शन 16 के सबसेक्शन 4 में, और जो स्पेशल प्रोविज़न है वो स्पेसिफाई हैं सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 में। जनरल प्रोविज़न क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन क्या है आईटीसी को क्लेम करना चाहता है तो उसके लिए लास्ट डेट क्या होगी, जिस दिन वो सितंबर की रिटर्न फाइल करेगा नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2019-2020, यानी मार्च 2019 से अप्रैल 2020 तक का, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर यानी सितंबर 2020 उसकी जब रिटर्न भरने की लास्ट डेट होगी। नॉर्मली केस में जो सितंबर की रिटर्न भरने की लास्ट डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है, यानी सितंबर की रिटर्न भरी जाएगी 20 अक्टूबर को। अगर वो डिले हो जाती है या किसी वजह से तो वो एक अलग चीज़ है, नॉर्मल होती है 20 अक्टूबर। तो जिस दिन उसकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न भरी जाएगी, या फिर वो एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करेगा इस अकाउंटिंग सेशन की, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, अर्लियर होगी, वही लास्ट डेट मान ली जाएगी आईटीसी को क्लेम करने की। सितंबर की रिटर्न भरने की लास्ट डेट होती है 20 अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर। यानी अगर इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न भरने की हम बात करें तो नॉर्मल केसेस में होगी वो 31 दिसंबर 2020। वैसे तो देखा जाए तो पहले तो आपकी 20 अक्टूबर ही आएगी, बट हो सकता है कि कोई पर्सन, ज़रूरी थोड़ी है कि एनुअल रिटर्न वो लास्ट डेट को ही भरेगा। अब फाइनेंशियल ईयर तो आपका अप्रैल में ख़त्म हो चुका है, तो अगर किसी पर्सन ने से 16 अगस्त को अपनी रिटर्न भर दी
और सितंबर की रिटर्न उसकी 20 अक्टूबर की है, तो दोनों में से डेट कौन सी पहले है? 16 अगस्त पहले है, तो उस केस में 16 अगस्त को लास्ट डेट मान लिया जाएगा आईटीसी को क्लेम करने का। लेकिन अगर वो एनुअल रिटर्न मान लो भर रहा है नवंबर में, तो सितंबर की रिटर्न उसने अक्टूबर में भर दी होगी, तो उस केस में 20 अक्टूबर को। यानी जो भी पर्सन के लिए जो एनुअल रिटर्न जिस दिन वो फाइल करेगा या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न फाइल करेगा, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उसी को हम लास्ट डेट मान लेंगे आईटीसी को क्लेम करने की। कि एक बार एनुअल रिटर्न आपने फाइल कर दी, उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर का पूरा काम हो चुका है, उसके बाद आप दोबारा उससे रिलेटेड आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। वैसे तो देखो ये मोस्टली लोग रिटर्न्स वगैरह लास्ट में भरते हैं, बिल्कुल लास्ट डेट पे, वो एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिकल सेंस में हम बात नहीं कर रहे कि कब क्या होगा, ये डेट्स डिले भी हो सकते हैं, ये 31 दिसंबर आगे भी खिसक सकती है, वो हमारा पॉइंट नहीं है। मेन हमारा जो लो बात कर रहा है कि आपके लिए क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न जब भरी जाएगी या फिर जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उसी डेट को लास्ट डेट मान लिया जाएगा आईटीसी को क्लेम करने की। दूसरी बात है स्पेशल प्रोविज़न की। तो जो स्पेशल प्रोविज़न है वो किसके बारे में है? वो बताता है कि अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ रहा है, तो देखो अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आता है, तो मैंने आपको ये ट्रांजिशन प्रोविज़न के अंदर बताया था कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर तो उसे आईटीसी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम होल्डर को अलाउड नहीं होता कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सके। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम के अंदर जा रहा है, तो नॉर्मल स्कीम में जाने के बाद जो भी उसके पास स्टॉक पड़ा होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, सेमी फिनिश गुड्स का हो या फिनिश गुड्स का हो, तो उसके रिगार्डिंग वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। ये हमने रूल पढ़ा था। तो अब वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग ये स्पेशल प्रोविज़न है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, यानी जो वो स्टॉक पड़ा है उसके पास किसी भी चीज़ का, उसके रिगार्डिंग जो आईटीसी वो क्लेम कर सकता है, वो इनवॉइस की डेट के 1 साल के अंदर ही कर सकता है। यानी ये नहीं है कि आपके पास 4 साल पुराना 5 साल पुराना कोई स्टॉक पड़ा है जब आप कंपोजिशन स्कीम में थे, उसके लिए आज आप आईटीसी क्लेम करने जाओगे। सिर्फ पिछले 12 महीने में की खरीदे गए सामान का, यानी जिसका बिल पिछले 12 महीने के अंदर का है, जब आप नॉर्मल स्कीम में आ चुके हो, उस टाइम से पिछले 12 महीने के अंदर अगर आपने कोई सामान खरीदा था, सिर्फ उसी के लिए आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यानी जो आपके पास नॉर्मल स्कीम के अंदर आने के बाद सामान पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, उसके लिए टाइम लिमिट क्या है, 12 मंथ्स है। यानी 1 साल का टाइम आपके पास होगा। जो टाइम लिमिट है वहाँ पर वो सिर्फ 1 साल है। वहाँ पर हमें सितंबर की रिटर्न या एनुअल रिटर्न से मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एनुअल रिटर्न, चाहे आपकी लेट भरी जा रही हो, चाहे सितंबर की रिटर्न भी लेट भरी जा रही हो, आपके पास मैक्सिमम टाइम 1 साल का होगा। उसके बाद आप कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। ये थे आपके जनरल प्रोविज़न रिलेटेड टू टाइम लिमिट एंड स्पेशल प्रोविज़न। आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। एक बार ट्राई करना कि कैसे आईटीसी को अवेल किया जा सकता है, यानी मैनर के कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, या फिर टाइम लिमिट क्या है अवेलमेंट करने के लिए क्रेडिट की, कब आप उसके लिए एलिजिबल होते हो और लास्ट डेट क्या होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।